सेहत जरूरी है प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में आंखों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर बुजुर्ग। और इसी के साथ ही कॉर्निया से संबंधित समस्याएं भी बढ़ रही हैं। और इसी में एक बीमारी का नाम आता है केरेटोकॉनस। आखिर क्या होती है ये डिजीज, क्यों होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका इलाज संभव है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर अशोक शर्मा कॉर्निया सेंटर। आपको बता देंगे डॉक्टर अशोक शर्मा वर्ल्ड फेमस आई स्पेशलिस्ट है। सर, हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि केरेटोकॉनस डिजीज होती क्या है? देखिए, आंख एक कैमरे की तरह काम करती है। आंख का जो फ्रंट पोर्शन है, जिसको कि हम कॉर्निया कहते हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है जी। और इसकी जो कर्वेचर है कन्वेक्स लेंस की तरह होती है। तो केरेटोकॉनस में जो है कॉर्निया की जो स्मूथनेस है वो उसको डिस्टर्ब कर देती है जी। और कॉर्निया की जो कर्वेचर है वो इरेगुलर हो जाती है, जिससे कि कॉर्निया की फोकसिंग पावर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और दूसरा, कॉर्निया की जो शेप है वो एक बहुत बड़े कॉर्न की तरह हो जाती है। कॉर्निया थिन हो जाता है और कॉर्निया बल्ज करना शुरू कर देता है, जिससे कि पेशेंट की जो विजन है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे विजन कम होती रहती है। तो सर, सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी आंखों की समस्याओं को इग्नोर कर देते हैं, ये सोच करके चलो थोड़ी नजर कम हो रही है या वैसे जाला आ गया होगा आंखों में, तो कॉर्निया जो है वो हमारा ठीक नहीं है, केरेटोकॉनस डिजीज हो चुकी है। इसके सिम्टम्स मेजर क्या होते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम तो यही है कि पेशेंट की जो विज़न है वो कम होनी शुरू हो जाती है, ब्लर्ड होनी शुरू हो जाती है। ग्लासेस के साथ भी उसको जो है क्वालिटी ऑफ विज़न पुअर हो जाता है। जो बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं, उनको फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्लासेस का नंबर बार बार चेंज होना होता है और ग्लासेस से जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। कई बार जो है घोस्टिंग होती है कि पेशेंट को जो है ना डबल इमेज की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो विजन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये अर्ली सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट्स के। और दूसरा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो 18 ईयर से अबव हैं, जिनका ग्लासेस का नंबर लगा हुआ है, और वो जब हमारे पास आते हैं कि हमने लेज़र से ग्लासेस का नंबर कैंसिल करना है, तो जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ये जो है केरेटोकॉनस की बीमारी इसमें है। तो जिन पेशेंट्स को केरेटोकॉनस की बीमारी हो, उनका लेज़र से जो नंबर कैंसिल करना वो पॉसिबल नहीं हो। तो सर, इसका कारण क्या है केरेटोकॉनस का? देखिए, केरेटोकॉनस जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स में तो जिसको हम बोलते हैं कि इडियोपैथिक रीजन भी रहते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे रीजंस हैं जो वेल नोन हैं। जैसे जिन बच्चों को बचपन में एलर्जी होती है और ये बच्चे आंखें बहुत ज़्यादा मलते हैं, उनको जो है ये बीमारी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और बीमारी इन बच्चों को ये जल्दी भी होती है, अर्ली एज में हो जाती है। कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं शरीर की, जैसे डाउन सिंड्रोम है या और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं जो कॉन्जेनिटल हैं, तो उनमें भी ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी कॉमन है। एटलीस्ट डाउन सिंड्रोम में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। फिर जिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो, जैसे केरेटोकॉनस किसी को है, तो आगे बच्चों को थोड़ा रिस्क रहता है। ऐसा नहीं है कि 100% है कि आगे होगा ही होगा, लेकिन रिस्क रहता है। और दूसरा, अगर एक फैमिली में एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चों को भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। बेटर ये रहता है कि अगर एक बच्चे को है तो बाकियों की भी जो है वो स्क्रीनिंग कर ली जाए, टेस्ट कर लिया जाए कि कहीं उनको ये बीमारी तो नहीं। जी, तो सर, क्या खाने पीने का इफेक्ट भी पड़ता है हमारी इस प्रॉब्लम के साथ? जुड़ा हुआ है हमारा लाइफस्टाइल? देखिए, जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है और खाने पीने का सवाल है, डायरेक्टली तो इस बीमारी के साथ जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली बिल्कुल है। क्योंकि जैसे जिन बच्चों को एलर्जी है, कई बच्चों को खाने से भी, जैसे चॉकलेट या ऐसी चीज़ें खाने से, जंक फूड खाने से एलर्जी होती है, तो उनको वो बंद करना पड़ेगा ताकि एलर्जी ना हो और वो रब ना करें, और फिर जो है ये आगे उनकी प्रॉब्लम ना हो। और अगर प्रॉब्लम है और वो अगर रब करते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और दूसरा ये रहता है कि अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स वगैरह अपने एज के हिसाब से, तो नेचुरली जो है आईज का भी जो है वो काफ़ी जो है मतलब गुड हेल्थ का आईज के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। और हम ऑलवेज एडवाइज करेंगे कि आप अच्छी आईसाइट के लिए हेल्दी डाइट लें। जी सर, क्या इलाज होता है इसका?
देखिए, एक बार जब केराटोकोनस किसी को हो जाता है तो उसका जो इलाज है वो मतलब उसके दो पहलू रहते हैं। एक पहलू तो ये रहता है कि उसकी जो बीमारी है वो जहाँ पे है वहीं पे रहे, उसी स्टेज पे रहे, वो आगे ना बढ़े, और अगर उसकी बीमारी बढ़ रही है तो उसको रोका जाए। और दूसरा पहलू ये रहता है कि उसकी जो विजन है, जो पहले डिस्टर्ब हो गई है, वो विजन जो है वो आगे इम्प्रूव हो। तो जो पहला पहलू है कि उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो बीमारी की स्टेबिलिटी है, उसमें हम ये देखते हैं कि बीमारी बढ़ तो नहीं रही है। बहुत सारे मरीजों में जब वो 30 क्रॉस कर जाते हैं तो इस बीमारी के बढ़ने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए बियॉन्ड 30 हम काफ़ी उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर रियली बीमारी बढ़े तभी हम उसमें जो है रोकने के लिए ऑपरेशन करते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, इनमें जो है बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जैसी बीमारी बढ़ती है तो इनका भी ऑपरेशन करते हैं। तो सभी को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर बीमारी नहीं बढ़ रही है तो अब उसको नहीं कुछ भी करते हैं, अदरवाइज जो है ऑपरेशन किया जाता है। इस ऑपरेशन में जो है वो, इसको हम कहते हैं कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विद राइबोफ्लेविन। तो उसमें क्या करते हैं कि कॉर्निया के जो एपिथेलियम के ऊपर के सरफेस को हम हटाते हैं और उसमें राइबोफ्लेविन ड्रॉप्स डालते हैं फॉर हाफ एन आवर, और उसके बाद एक यूवी लाइट, स्पेशल लाइट आती है जिसको कि कॉर्निया को एक्सपोज करते हैं, जिससे कि कॉर्निया में जो कोलेजन फाइबर्स हैं उसमें जो क्रॉस लिंक्स होते हैं वो क्रॉस लिंक्स का नंबर्स बढ़ जाता है। तो उसके बढ़ने से कॉर्निया की बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और इनडायरेक्टली ये होता है कि कॉर्निया जो फर्दर डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो कॉर्निया की जब बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डिजीज आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी। अब दूसरे पहलू पे आते हैं कि उनकी जो विजन है वो इम्प्रूव हो। बहुत अर्ली स्टेजेस अगर बीमारी की है तो ग्लासेस ठीक विजन दे देते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि अगर उसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम नहीं करना, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, तो ग्लासेस से कई बार उनका काम चल जाता है अर्ली स्टेज में। बट बाय एंड लार्ज ग्लासेस, जब डिजीज जो है थोड़ी बढ़ जाती है तो ग्लासेस भी काम नहीं करते हैं। और इस बीमारी में जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात इसमें क्लियर कर दूं कि जो कॉन्टैक्ट लेंस सॉफ्ट लेंस हैं वो नहीं चलेंगे। हमें आरजीबी कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो यूज करने पड़ते हैं। उसमें डिफरेंट वेराइटीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द विजन रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसा काम कर रहे हैं, तो वो उस कॉन्टैक्ट लेंस उनको यूज करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट लेंस डेली लगाना पड़ता है, डेली निकालना पड़ता है, बट बेस्ट विजन जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं। जी। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हम कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना चाहते, और पर चांस उनकी कॉर्निया की थिकनेस जो है वो रीजनेबल है, तो उसमें जो है हमारे पास प्रोसीजर रहता है कि इंटेक्स एक प्रोसीजर आता है जिसमें पीएमएमए मटेरियल के रिंग बने होते हैं। तो इन रिंग को स्टीप कॉर्निया में डाल देते हैं जिससे कि कॉर्निया फ्लैट हो जाता है। तो थोड़ी सी जो है कॉर्निया की एसिमेट्री जो है वो सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाती है, तो विजन बढ़ जाता है। और अगर थिकनेस थोड़ी अच्छी है तो फिर लेजर से भी इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं कि जिस कॉर्निया की जहाँ पे पावर कम है वहाँ पे थोड़ी बढ़ा देते हैं, जहाँ पे कॉर्निया की पावर ज़्यादा है वहाँ पे कम कर देते हैं, तो उसका जो क्वालिटी ऑफ विजन वो इम्प्रूव हो जाता है। वो लेजर से होता है, सो उसको हम कहते हैं टोपो गाइडेड लेजर। तो ये दोनों प्रोसीजर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका कि केराटोकोनस जो है काफ़ी टाइम से स्टेबल चल रहा है, अर्ली स्टेज है, और कॉर्निया की थिकनेस रीजनेबल है कि जैसे 510, 515 माइक्रोन के आसपास नॉर्मल हमारे पेशेंट्स की होती है। तो अगर थिकनेस उसकी 490, 495, 480 तक है और उसका नंबर कम है, सपोज -1.5-2 नंबर है, तो उसका जो है अगर वो इस बात में इंटरेस्टेड है कि मेरा जो है ग्लासेस का नंबर भी कैंसिल हो जाए, तो उसमें भी हम जो है टोपो गाइडेड सरफेस एब्लेशन करते हैं। कि उसमें क्या है, जैसे C3R के लिए हमने ऊपर की परत हटाई, तो ऊपर की परत हटाने के बाद लेजर से जो है उसका नंबर कैंसिल कर दिया। पहले वाली स्टेज में तो हमने नंबर नहीं कैंसिल किया था, सिर्फ हमने जो है स्मूथनिंग करी थी। तो इसमें क्योंकि थिकनेस उसकी अच्छी है तो हम नंबर भी कैंसिल कर देते हैं। नंबर कैंसिल करने के साथ साथ उसकी वो जो कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विद राइबोफ्लेविन कर देते हैं, स्ट्रेंथनिंग कर देते हैं, ताकि उसकी बीमारी आगे ना बढ़े। इसमें उसको डबल फायदा हो जाता है कि क्रॉस लिंकिंग करने से जो उसकी विजन जो है नहीं बढ़नी थी, तो लेजर करने से उसकी जो है विजन भी बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे हम काम करें। सर, कई लोग जो है कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो वो कब करवाते हैं, वो क्या स्टेज होती है? देखिए, ये बीमारी अगर बढ़ती है तो क्या होता है कि कॉर्निया जो है वो बल्ज हो रहा है, तो कॉर्निया स्ट्रेच होता है, कॉर्निया की बैक लेयर भी स्ट्रेच होती है। तो कई बार क्या होता है कि बैक लेयर जो है ना वो रप्चर कर जाती है। अच्छा। और सडनली जो है कॉर्निया में फ्लूइड भर जाता है, जिसको हम टेक्निकली एक्यूट हाई ड्रॉप्स कहते हैं। एक्यूट हाई ड्रॉप से विजन बिल्कुल जो है वो जिसको बोलते हैं कि हैंड मूवमेंट से रहता है, कुछ दिखता नहीं है।
तो ये आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। या फिर केराटोकोनस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसको कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग नहीं आ रही है, या वो एलर्जी की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से वो अपना जो है कॉन्टैक्ट लेंस लगा ही नहीं पा रहा है, तो फिर हमें जो है उसके लिए ऑपरेशन की बात आती है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की बात आती है। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो है केराटोकोनस में 2 तरह के होते हैं। एक तरह का केराटोकोनस का जो ट्रांसप्लांट है उसको हम DALK बोलते हैं, शॉर्ट में डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी। अगर डिजीज जो है मॉडरेटली एडवांस्ड है और कॉर्निया थिकनेस रीजनेबल है, तो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट लेयर है, कॉर्निया की जो लास्ट लेयर है उसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और यही सेल जो है कॉर्निया को क्लियर रखते हैं। तो हम लास्ट लेयर को छोड़ के बाकी सारी लेयर्स उसकी चेंज कर देते हैं और उससे जो है उसका विजन बढ़ जाता है। इस प्रोसीजर का एडवांटेज ये रहता है कि इसमें ग्राफ्ट रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि देखिए ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर का बेसिक प्रिंसिपल ये रहता है कि आप किसी पेशेंट की बॉडी में दूसरे का ऑर्गन लगा रहे हैं, तो अब दूसरे का ऑर्गन लगेगा तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के जो है वो रिस्क हमेशा रहेगा। लेकिन इस प्रोसीजर में क्योंकि हम एंडोथेलियल सेल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो एक तो उसकी लाइफ जो है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा वो, और दूसरा जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले बताया एक्यूट हाइड्रॉप्स हो चुका है या बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो हमें फुल थिकनेस ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जिसमें कि एंडोथेलियल सेल लेयर भी दूसरे की आ जाती है और उससे जो है उसका काम चलता है। लेकिन इसमें पेशेंट को 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि एक तो कभी भी उसका विजन अगर डिस्टर्ब होता तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास आना चाहिए, बिकॉज ग्राफ्ट रिजेक्शन का एपिसोड ना हो गया हो, तो फिर वो दवाई देके उसको ठीक करते हैं। और दूसरा, क्योंकि सेल जो है एंडोथेलियल सेल दूसरे के आ गए हैं, तो नंबर ऑफ सेल में डिक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो लेकिन हम लोग जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो वी मेक श्योर कि उसके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो काफी ज्यादा हों ट्रांसप्लांट में, ताकि अगर वो कम भी होते हैं तो उसका रीजनेबल पीरियड तक ट्रांसप्लांट क्लियर रहे। सर, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम कोई भी एक सर्जरी करवाते हैं तो दोबारा क्या ये समस्या आएगी तो नहीं, मतलब हम हमेशा के लिए ठीक रहेंगे? तो केराटोकोनस में क्या होता है कि अगर एक बार आपने ट्रीटमेंट दे दिया या सर्जरी उसकी हो गई, वो परमानेंटली ठीक रहता है लाइफ लॉन्ग के लिए, या दोबारा इंसान को केराटोकोनस होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, जहाँ तक तो केराटोकोनस के दोबारा होने के चांस हैं, रिपोर्ट्स लिटरेचर में बिल्कुल हैं। हमारे कुछ पेशेंट्स को ऐसा हुआ भी है, लेकिन बहुत रेयर होता है, वो इतना कॉमन नहीं है। लेकिन ट्रांसप्लांट जो है अगर सपोज किसी रीजन से कामयाब नहीं होता है तो दोबारा भी हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि हमने ट्रांसप्लांट किया है सेंटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया के ऊपर किया है, तो अगर DALK करते हैं या PKP भी करते हैं तो भी साइड में जो कॉर्निया बचता है वो पेशेंट का अपना है, तो डिजीज एलिमिनेट नहीं हुई है। और अगर यंग एज में ट्रांसप्लांट होता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर वो जो डिजीज है उसकी जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हमने किया उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, तो उसका जो सिलेंड्रिकल नंबर है वो बढ़ सकता है, उसको विजुअल डिफिकल्टीज आ सकती है। लेकिन ऐसा बहुत कम पेशेंट्स में होता है, लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल रहता है। जी सर, आज के समय में ना बहुत सारे लोगों को आइज की समस्या आती है, चाहे वो नज़र का बहुत कम होना या बहुत सारी कॉर्निया रेटिना से संबंधित। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसमें जो मुख्य कारण तो एक तो जैसे लाइफस्टाइल है वो है, क्योंकि बहुत सारी जो डिजीजें और लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हैं। कुछ तो डायरेक्टली है, जैसे आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बच्चे जो है वो हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो उससे जो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और ड्राई आई और ये सब जो है इसके सिम्टम्स ये बढ़ गए हैं। और दूसरे ग्रुप की डिजीज़ हैं, जैसे अगर हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सिस्टमिक कंडीशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं तो इनका इफेक्ट भी आईज पे पड़ता है, रेटिना पे पड़ता है, और उससे भी जो है विजन की प्रॉब्लम आती है हमें। और फिर अगर हम रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हैं आईज का, तो कुछ ऐसी डिजीज हैं जो सिर्फ चेक करने पे ही पता चलती हैं। अब अगर किसी को ओपन एंगल ग्लूकोमा है तो जब तक डॉक्टर चेक नहीं करता वो पता नहीं चलेगा कि उसको ओपन एंगल ग्लूकोमा है। तो इस तरह से ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये तभी एलिमिनेट हो सकती हैं। एक तो हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, एक हम अपना हेल्दी डाइट लें, और जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं वो भी डाइट से रिलेटेड हैं। उसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमें अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वो ज़्यादा इंक्लूड करने चाहिए। अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो फिर सप्लीमेंट उसके लिए आते हैं, आजकल एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, वो हमें लेने पड़ेंगे। और रेगुलरली आई चेकअप करवाना पड़ेगा ताकि हमारी आई साइट जो है
हमारी पूरी लाइफ जो है हमारा साथ दे। जी, तो दोस्तों वाकई ही कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत पर ध्यान देना। और जैसे कि सर ने कहा है कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि हमें कोई समस्या आ रही है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अपना ध्यान रखना और रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाते रहना। सर आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।